वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम कोर्स है जी आपका पाइथन का। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये लेक्चर नंबर 3 है जी हमारा, और इसमें मैं आपको इंशाल्लाह पाइथन की बाकायदा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवाऊंगा। और हमारे जो पाइथन सीरीज़ का पहला फ़ेज़ है, इसमें मैं आपको पाइथन की कुछ बेसिक टेक्निक्स, इस पर प्रोग्रामिंग की, किस तरह वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह चलाते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करके आपको सिखाऊंगा। कमांड्स के हवाले से बताऊंगा कि पाइथन की मुख्तलिफ कमांड्स कैसे काम करती हैं, उनका क्या मकसद होता है। सबसे पहले जी हम पाइथन का इंटरप्रेटर स्टार्ट करते हैं, जो कि इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको डाउनलोड करना और कॉन्फ़िगर करना बता चुका हूँ। ये आपके सामने आ गया जी पाइथन 3.13 और 64 बिट विंडोज़ के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये 3 अदद ग्रेटर देन के आपके सिंबल आ रहे हैं। और ऑब्वियसली ये आपकी कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ से कि आपने इस प्रॉम्प्ट के आगे ये जो कर्सर ब्लिंक कर रही है, यहाँ पर आपने अपनी कोई भी पाइथन की जो कमांड्स हैं वो आपने टाइप करनी है। मिसाल के तौर पर अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी प्रिंट करता हूँ। उसके बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं कोटेशन, डबल कोटेशन आपको पता है जो कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं। और यहाँ पर मैं ऑब्वियसली कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद कोटेशन और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ। जब मैं एंटर करूँगा ना, तो आप देखिएगा कि इमीडिएटली ये चीज़ साथ ही रन हो जाएगी। दिस इज़ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब ही यही है कि वो लाइन बाय लाइन आपका जो है ना वो कोड उसको इंटरप्रेट करता है, चेक फॉर एरर्स यूँ कह सकते हैं, या उसको देखता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ ही उसका वो रिज़ल्ट भी आपको डिस्प्ले भी कर देता है। तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। अगर आपने 2 से 3 या 4 लाइनें आपने डिज़ाइन की हैं, तो फिर जाहिर है वो अगर तीसरी लाइन में एरर आया तो वो तीसरी के ऊपर जाकर रुकेगा, लेकिन पहली 2 एटलीस्ट वो चला देगा। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह समझ आती जाएंगी इंटरप्रेटर के हवाले से, और कैसे काम होता है और क्या चीज़ होती है। तो आई एम श्योर इसमें कोई आपको ऐसा इशू नहीं होगा। अब वेरिएबल्स के हवाले से, जैसा मैं पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि जैसे एक वेरिएबल लेते हैं इक्वल, और इसको हम कोई वैल्यू दे देते हैं 20, फिर एक और वैल्यू लेते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं 30। कोई भी 2 वेरिएबल्स मैंने ले लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी तक आपके सामने कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए कि अभी मैंने सिर्फ वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर किया है। ए वेरिएबल में 20 और बी वेरिएबल में 30, लेकिन अभी प्रिंट वगैरह कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि ये तब होगा जब मैं प्रिंट की कमांड यूज़ करूँगा, ये वाली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा प्रिंट, और ऑब्वियसली स्मॉल ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस को स्टार्ट करूँगा। इसमें मुझे कोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है जब मैं नंबर्स के साथ डील कर रहा हूँ, यानी वेरिएबल्स के साथ जब मैं डील कर रहा हूँ तो मुझे कोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ कोटेशन नज़र आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने टेक्स्ट को डिस्प्ले किया। लेकिन वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए, उनको जमा तफरीक करने के लिए मुझे किसी किस्म के यानी कोटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं मैंने ए दे दिया है और इसके साथ मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया है। जब मैं एंटर करूँगा तो वो ए वेरिएबल का जो वैल्यू होगी, जो भी 20 है, वो उसने डिस्प्ले कर दी। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बी वाली वैल्यू को करूँ, तो मैं बी कर देता हूँ प्रिंट को, तो ऑब्वियसली वो बी प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बी की वैल्यू प्रिंट हो गई है 30। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर इन दोनों को मैं जमा करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर ए प्लस बी कर दूंगा, या ए मल्टीप्लाई बी अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो जब मैं ये करूँगा तो ये दोनों वेरिएबल्स का जो डाटा होगा, या जो इनकी वैल्यूज़ होंगी 20 और 30, इनको वो प्लस करके मुझे 50 यहाँ सामने डिस्प्ले कर देगा। तो ये फर्स्ट एक तरह से कह लें हमारा प्रोग्रामिंग का लेक्चर है पाइथन का। वैसे तो लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल बेस से आपको लेकर चलूँ, ताकि आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता चले कि बेसिकली पाइथन में कैसे प्रोग्रामिंग होती है। और आप देख सकते हैं कि इट्स वेरी इजी टू प्रोग्राम इन पाइथन, मतलब बहुत आसान है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है जिस तरह हम सी लैंग्वेज में करते हैं, सी प्लस प्लस वगैरह में, या जावा वगैरह में। जावा भी खैर बहुत आसान है सी के मुकाबले में। अच्छा चलें, अब हम देखते हैं कि जनाब ये 2 मैंने वेरिएबल्स को मैंने कर दिया। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए, और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 40। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ मैंने ए की वेरिएबल जो थी उसको मैंने 20 असाइन किया था। अब मैंने एक बार फिर ए को मैंने मतलब है कि यूज़ किया वेरिएबल नेम के तौर पर, और इसमें वैल्यू 40 डाल दी है। अब मैं देखिएगा कि मैं प्रिंट करता हूँ ए प्लस बी, तो अब क्या होगा जी। अब आप देखिएगा जवाब 70 आ रहा है, क्योंकि उसने इस 20 को कैंसिल करके जब मैंने नई वैल्यू असाइन की है, तो उसने 40 उसको असाइन कर दिया, और 40 और 30 को जमा करके उसने 70 रिजल्ट दे दिया है।
सो आई एम श्योर कि ये चीज़ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रही है कि हम टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हम वेरिएबल को अगर चेंज करते हैं तो वो फिर पहली वेरिएबल को कैंसिल करके दूसरी वेरिएबल में ले आता है। अब मैं कैपिटल ए को लेता हूँ। ऑब्वियसली केस सेंसिटिव एक बड़ा ज़बरदस्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में। तो कैपिटल ए की वैल्यू मैंने 35 दे ली। अब मैं देखिएगा कि मैं प्रिंट करता हूँ और इसमें मैं करूँगा a प्लस बी, तो अब वैल्यू देखिएगा 70 आता है। इसी तरह मैं प्रिंट करता हूँ कैपिटल ए प्लस बी। अब आप देखिएगा कि अब जवाब आ रहा है 65, क्योंकि कैपिटल ए इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल ए। पाइथन डील करता है कैपिटल ए को और स्मॉल ए को डिफरेंट वेरिएबल्स के तौर पर। बेशक दोनों ए हैं, लेकिन एक स्मॉल है और एक आपको पता है लार्ज है, यानी कि एक लोअर केस में एक अपर केस में। सो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड ज़रूर करना है कि केस का ख्याल रखना है। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को स्मॉल लेटर्स में या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में छोटे हरूफ ताजी में आपने डिक्लेयर किया है और उसमें वैल्यू असाइन की, तो फिर उसको आगे प्रिंट में भी वैसे ही करना है। बड़ी मतलब है कैरेक्टर के तौर पे, बड़े वेरिएबल के तौर पे नहीं आप कर सकते। जैसे कैपिटल ए है तो वो डिफरेंट है स्मॉल ए से। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आई है। इसी तरह अगर मैं इन तीनों वेरिएबल्स को जमा करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। प्रिंट करता हूँ मैं, और प्रिंट के साथ स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए प्लस बी। तो ये आप देख सकते हैं अब तीनों वेरिएबल्स का डाटा जमा हो जाएगा और ये जवाब आएगा 105 यानी 105। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक वेरिएबल्स के बारे में समझ आ रही है। इसी तरह एक वेरिएबल मैं लेता हूँ, उसके अंदर मैं डाटा असाइन कर देता हूँ अदनान अहमद खान, यानी ये मैंने अब अपना नाम इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया है। अब ये जो वेरिएबल थी ना ए की, पहले 20 इसका डाटा मैंने असाइन किया, फिर मैंने इसको वैल्यू दे दी 40। अब ये कैंसिल हो गई है। अब ये किसी भी टेक्स्ट के हवाले से अब इसमें जो है ना डाटा स्टोर हो गया है, टेक्सचुअल डाटा जिसको कहते हैं वो स्टोर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं करता हूँ प्रिंट और प्रिंट के बाद मैं a प्लस बी करता हूँ बाय मिस्टेक, क्योंकि ये अब मिस्टेक ही कहलाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अब a की वैल्यू चेंज हो चुकी है ना, अदनान अहमद खान उसमें आ गया। तो वो क्या कह रहा है कि जनाब आप सिर्फ कनकैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, इंटीजर को नहीं कर सकते। कनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट आप जावा में मेरे जो जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर्स हैं उसमें भी देख सकते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग में भी कनकैटिनेशन आप देख सकते हैं क्या होती है। सो आप सिर्फ स्ट्रिंग को आपस में कनकैटिनेट कर सकते हैं। मसला ये कि ए में तो स्ट्रिंग है टेक्स्ट की, लेकिन बी में नहीं है, बी में नंबर है। सो आप इन दोनों को इकट्ठे जमा नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई एम श्योर अब आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि किस तरीके से। बहरहाल अगर आपने इसको सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करेंगे और इसके अंदर आप ए दे देंगे, तो ये जो भी टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ आ रही है कि किस तरीके से पाइथन में हम काम करते हैं और किस तरीके से हम विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरिएबल्स की हम वैल्यूज़ को चेंज करते जाते हैं और किस तरीके से वो फिर उसको मैनिपुलेट करता है। तो अब इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आई एम श्योर इस लेक्चर में आपको पाइथन की जो बेसिक्स हैं अब तक, वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर करते हैं, फिर उनको वैल्यू असाइन करते हैं। ऑब्वियसली इसमें डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं होता। डिक्लेयर मीन्स यही है कि मैंने नाम दिया है ए इक्वल टू और वो वैल्यू उसको असाइन हो जाती है। डायनामिक सेमेंटिक्स है, ये आपको मैंने बता ही चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।